हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पे नए हैं, यानी कि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इतिहास की ये सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है, ये 6th क्लास की NCERT और 11th क्लास की NCERT जो है रामशरण शर्मा जी की बुक है, प्रारंभिक भारत का परिचय, इसी का समरी है छोटा सा। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसे देखेंगे, बहुत ही मोटी बुक है। और मैंने जो ये समरी तैयार की है, इसका जो नोट्स तैयार किया है, वो अगर आप नोट्स भी बनाएं, वीडियो के साथ पढ़ते हुए नोट्स भी बनाएं, तो 100 से 125 120 पेज में आपका ये नोट्स तैयार हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा नोट्स मैंने तैयार किया है। और ज़रूरी नहीं कि मैंने ये तो पैराग्राफ में तैयार किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी पैराग्राफ में ही तैयार करें। आप डायग्राम बना के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक भी जो वर्ड है या एक भी जो लाइन है वो छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि ये खुद एक नोट्स है, समरी है एक इस वीडियो में। तो ये पूरे रामशरण शर्मा की पूरी बुक नहीं है, ये उसकी समरी है, जिसमें बहुत जो उसमें का इम्पोर्टेंट फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है उसी को इसमें इस समरी में लिया गया है। इसलिए इसमें एक भी लाइन मिस करने लायक नहीं है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे उसमें हमें पढ़ना क्या है। एक ओवरव्यू लेंगे कि इस पूरे इतिहास के क्रम में हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि आज का भारत तो आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि इतिहास को हम कब से पढ़ें, यानी कि कब से हम कितने साल पहले से, कितने हज़ार साल पहले से हम इतिहास को पढ़ें और कैसे याद रखें उसको। तो सबसे पहले दिमाग में जब भी इतिहास की, प्राचीन इतिहास की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आती है। हमें लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारा इतिहास शुरू होता है, बट ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी हमारा इतिहास था। जैसे पाषाण युग था, वो उसको कई खंडों में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा गया था, जो आगे हम इस लेक्चर में देखेंगे। पाषाण काल के चैप्टर में उसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसे कई खंडों में बांटा गया था। उसमें मानव कैसे रहते थे, आदि मानव कहलाते थे। फिर उसके पहले आद्य ऐतिहासिक काल था, ऐतिहासिक काल था। ये सब क्या थे? प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एज। तो ताम्र पाषाण काल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी इतिहास था हमारा। और ये जितनी भी इतिहास को हम इसमें इतिहास की चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या पाषाण काल पढ़ते हैं, आखिर ये सब जानकारियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? चूँकि उस समय तो कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं था, कोई लेखक, इतिहासकार भी उस समय के नहीं मालूम पड़ते हैं। फिर भी आज हमारे समक्ष उतने वर्षों पुराने, 1000 वर्ष, 100 वर्षों के पुराने के इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो उनके स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें पता चलता है वो इतिहास, और इस पूरे इतिहास में कितने चैप्टर हैं, उनका एक ओवरव्यू यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसका मतलब ये है कि आज जो भी इतिहास हमारे सामने है, वो मध्यकालीन हो या प्राचीन हो या आधुनिक हो। यहाँ तो प्राचीन की बात की जा रही है, लेकिन वो इतिहास के स्रोत, वो इतिहास हमें कैसे पता है, आखिर उसके सोर्स क्या हैं, कहाँ से ढूंढा गया है उसको, इसी के बारे में बेसिक जानकारियाँ हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने के स्रोत क्या हैं, कहाँ से वे चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं। फिर हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विकास हुआ क्रमिक रूप से। पहले स्टोन एज आया, उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, धीरे धीरे इतिहास का जो विकास हुआ। आज हम जो भारत देख रहे हैं ये अचानक नहीं है, इसके पहले बहुत सी घटनाएं घटी हैं। शुरू में आज जो टेक्नोलॉजी है इसके पहले नहीं थी, ये आपको भी मालूम होगा। तो फिर इसमें देखेंगे हम उसी काल को, जैसे पाषाण युग था, उसके कई खंड थे, महापाषाण काल था। हमारा जो भारत, आज का भारत है और पहले के भारत में क्या अंतर था, वो कहाँ तक विस्तृत था। तो फिर प्रागैतिहासिक काल को हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में हम आएंगे तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, यहाँ आती है सिंधु घाटी सभ्यता। कोई भी ऐसा
एग्ज़ाम नहीं होगा, वो चाहे वनडे हो या यूपीएससी हो, जहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक है। और देखिए, कभी भी आप इतिहास को पढ़ें तो इधर उधर से नहीं पढ़ें। जैसे कुछ लोग करते क्या है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्त साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य से, तो वो बीच की चीज़ों को छोड़ के सीधे यहीं से उठा के टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे वन लाइनर कुछ फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, आप लिख पाएंगे, लेकिन जो यूपीएससी या पीसीएस के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो उनको मेंस भी लिखना होता है प्री के साथ, तो वो ऐसे इधर उधर से टॉपिक उठा के पढ़ने से उनका मेंस कभी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी इतिहास को पढ़ें, पहले क्रम से पढ़ें। और मैं वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहूँगी कि जब तक मैं प्राचीन भारतीय इतिहास को पूरा ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, मैं मध्यकालीन इतिहास को शुरू नहीं करूँगी। और जब तक मध्यकालीन इतिहास को मैं ख़त्म नहीं कर दूँगी, तब तक मैं आधुनिक इतिहास को भी शुरू नहीं करूँगी। इसलिए मैं पहले ही वीडियो में बता दे रही हूँ, आज के इस पहले लेक्चर में ही बता दे रही हूँ कि पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन, और फिर मैं आधुनिक तक जाऊँगी। मैं इधर उधर से कहीं कहीं से वीडियो नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखेंगे, जो 2350 से 1750 तक चला था ईसा पूर्व में। फिर देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। फिर आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसी में वेद लिखे गए, वेद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए इसी में लिखे गए। और देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, इसका पतन हो गया, उसके कारण क्या थे। और वैदिक सभ्यता, कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि आर्यों के आने से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उनके आक्रमण से, लेकिन उसका खंडन भी कई इतिहासकार करते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, आप कालक्रम उसका देखेंगे तो 2350 से 1750 था। और जो आर्य यानी कि जो वैदिक सभ्यता है, वो 1500 से शुरू होकर 600 तक चलती है। तो देखिए, 1750 में और 1500 में बहुत ही डिफरेंस है, लगभग 150 सालों का डिफरेंस है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वैदिक सभ्यता यानी कि आर्यों के आने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि वो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर देखिए, पाँचवा हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उद्भव हुआ, यानी कि वैदिक सभ्यता के बाद इन दो धर्मों का मुख्य रूप से उद्भव हुआ। पहले तो जैन धर्म आया और फिर बौद्ध धर्म आया, उनके बारे में हम देखेंगे इस 5वें चैप्टर में। छठे में हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि महाजनपद काल। सुना होगा आपने, 16 महाजनपद थे भारत से लेकर अफ़गानिस्तान तक। तो उन 16 महाजनपदों को हम देखेंगे, उनके कौन कौन से राजा थे। तो देखेंगे सबसे पहले जो राजा और शासन की जो भूमिका आती है, यहीं से आती है महाजनपद काल से, और यहीं से शुरू होता है लड़ाई झगड़े, राज्यों का विस्तार करना, उनको अपने क्षेत्र में उनका अधिग्रहण करना, यहीं से सब शुरू होता है महाजनपद काल से। तो फिर हम देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी कि यूनानियों का जो आक्रमण होता है, सिकंदर का आपने सुना होगा, वो जो आक्रमण होता है उसको हम देखेंगे 7वें चैप्टर में। फिर 8वें चैप्टर में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। फिर सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य का जो महाजनपद में 16 महाजनपदों में एक मगध साम्राज्य होता है, जिसका उत्कर्ष होता है। उसमें पहले 2-3 शासक होते हैं, 2-3 वंशों का राज चलता है। उसके बाद उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का एक मौर्य साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीय सत्ता उभर कर आती है, उसको हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य में 8वें चैप्टर में। फिर हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, तो जो छोटे छोटे जो शासक हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं, सामंत हैं, वो उभर कर आते हैं, उनको मौका मिलता है उभर कर आने की, और वो अपनी शक्तियों के साथ उभर कर आते हैं, उनको देखेंगे हैं हम। मौर्योत्तर काल में 2 तरह के शासकों को हम देखेंगे, देशी शासक और विदेशी शासक। देशी शासक वे होते हैं जो इन्हीं के सामंत होते हैं, मौर्यों के सामंत होते हैं, जो मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने के कारण उभर कर आते हैं। और विदेशी शासक वो हैं जो बाहर से आक्रमण करते हैं, वो आते हैं। तो मौर्योत्तर काल में हम 2 तरह के शासकों को देखेंगे। फिर आता है गुप्त साम्राज्य। जब मौर्योत्तर काल का पतन होता है, जो छोटी छोटी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, वो फिर उनका पतन होकर एक फिर केंद्रीय सत्ता के तरह, जैसे मौर्य साम्राज्य चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसी टाइप का एक फिर केंद्रीय सत्ता की तरह एक उभर कर आता है गुप्त साम्राज्य, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा होती है। फिर हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य को। फिर गुप्त साम्राज्य में वहीं होता है, वहीं मौर्य साम्राज्य वाला हाल। फिर गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, और पतन के बाद फिर गुप्तोत्तर काल
का उद्भव होता है। फिर छोटे छोटे जो सामंत होते हैं वो अपनी शक्तियों को लेकर उभरते हैं। और फिर होता है गुप्तोत्तर काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, यानी कि कालीन इतिहास से पहले का काल। और फिर देखेंगे हम संगम काल। ये सब जो घटनाएं हो रही मुख्य रूप से उत्तर भारत में हो रही होती हैं, जो पश्चिम से यहाँ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होते हुए पहले जो भारत था पूरा सम्मिलित था, जिसे अखंड भारत भी कहा जाता था। तो ये सब घटनाएं इस क्षेत्रों में उसी टाइम में संगम काल, यानी कि दक्षिण भारत में भी कुछ संगम काल दक्षिण भारत के जो राजाओं का काल था उसे संगम काल कहा गया। तो इस तरह क्रम से हम पढ़ते हुए प्राचीन भारत को ख़त्म करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। अभी उसमें टाइम है, तब तक हम एंजॉय करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, और बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ेंगे। और आप एक बार बुक पढ़ के ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि देखिए बुक हमें समझ में क्यों नहीं आती है। कुछ किताबों में थोड़ी सी शब्दों की जटिलता होती है, जो कुछ भारी भरकम शब्द होते हैं उसकी वजह से समझ में नहीं आते हैं। तो एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद से इन वीडियोज़ को देखिए, और उसके बाद इसी से नोट्स बनाइए। और देखिए 100 या 120 पेज में पूरी तरह से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत ही छोटा नोट्स बनेगा। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के साथ, पहला चैप्टर के साथ। धन्यवाद।